तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा एक पल के लिए एक ऐसी कंपनी की कल्पना कीजिए जिसका इस्तेमाल आज दुनिया भर के करोड़ों लोग कर रहे हैं। एक ऐसा डिजिटल एम्पायर जो किसी भी आम टेक कंपनी के सारे नियमों को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं जो लिटरली किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं टेलीग्राम की और इसके पीछे के उस विजनरी की जिसने बिना किसी बाहरी दबाव के एक इतना बड़ा टेक एम्पायर खड़ा कर दिया। इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे आंकड़ों से होती है जो पहली नजर में बिल्कुल असंभव लगते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 30 कर्मचारी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया भर में काम करने वाली विशाल टेक कंपनियों के मुकाबले जहां हजारों लोग काम करते हैं, वहीं ये कंपनी मात्र 30 लोगों की एक छोटी सी कोर टीम के साथ चल रही है। और वो भी किसी एक बड़े ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठकर नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक रिमोट वर्किंग सेटअप में। हर कोई अपने घर से या दुनिया के किसी भी कोने से काम कर रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। इन 30 लोगों की रिमोट टीम वाली इस कंपनी की कुल वैल्यूएशन है पूरे $30 बिलियन। अगर हम इसे भारतीय रुपयों में समझें तो ये करीब 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। एक इतनी छोटी टीम और इतना विशाल मूल्यांकन, ये अपने आप में एक ऐसा बड़ा विरोधाभास है जो किसी के भी दिमाग को चकरा सकता है। और अगर ये सुनकर आपके होश नहीं उड़े तो ये देखिए, $0 की बाहरी फंडिंग। आमतौर पर इतने बड़े स्टार्टअप्स हमेशा बड़े इन्वेस्टर्स के पैसों पर ही चलते हैं, लेकिन टेलीग्राम ने आज तक $1 की भी बाहरी फंडिंग नहीं ली है। सारा का सारा पैसा इसके फाउंडर का अपना है। उनका बहुत ही साफ मानना है कि अगर बाहरी निवेशक आएंगे तो वो कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और वो अपना कंट्रोल किसी भी कीमत पर किसी और को नहीं देना चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 1 की तरफ, द रिबेलियन यानी बगावत। पावेल डुरोव, जिन्हें अक्सर रूस का मार्क ज़करबर्ग भी कहा जाता है, एक ऐसे जीनियस थे जिन्होंने बचपन में ही अपने स्कूल के सिस्टम को हैक कर लिया था। आगे चलकर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रूस का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था वीकॉन्टैक्ट या वीके। 2007 में वीके लॉन्च हुआ और महज 26 साल की उम्र में पावेल ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 2010 तक आते आते इसके 100 मिलियन यूजर्स हो चुके थे। लेकिन इस बेतहाशा सफलता के साथ ही बहुत खतरनाक चुनौतियां भी आईं। 2011 में जब रूस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए तो प्रदर्शनकारियों ने वीके का जमकर इस्तेमाल किया और बस यहीं से रशियन इंटेलिजेंस और पावेल के बीच एक हाई स्टेक्स टकराव की शुरुआत हुई, जो आखिरकार 2013 में उनके अपना देश छोड़ने पर जाकर खत्म हुई। जब रशियन एजेंसी एफएसबी ने पावेल से उन प्रदर्शनकारियों का डेटा मांगा तो पावेल का जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने डेटा देने से साफ इनकार कर दिया। अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने एक हुडी पहने हुए कुत्ते की तस्वीर पोस्ट की जिसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। और इतना ही नहीं, जब बड़ी कंपनियों ने वीके को खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने एक मिडिल फिंगर की फोटो पोस्ट कर दी। उनके इस एक कदम ने उन्हें रातों रात दुनिया भर में इंटरनेट फ्रीडम का एक बहुत बड़ा चेहरा बना दिया। लेकिन धीरे धीरे दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि पावेल को मजबूरन वीके में अपनी 12% हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। 2013 में जब उन्होंने रूस से एक बेहद नाटकीय तरीके से एस्केप किया तो वो खाली हाथ बिल्कुल नहीं थे। उनके पास $300 मिलियन का कैश था, 2000 बिटकॉइन थे और सबसे अहम बात, उनका एक सीक्रेट बैकअप प्लान पूरी तरह तैयार था। उन्होंने अपने भाई निकोलाई के साथ मिलकर एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बना लिया था जो किसी एक सर्वर या देश के कंट्रोल में नहीं था, और यही था टेलीग्राम का जन्म। अब रुख करते हैं अध्याय 2 का, द इम्पॉसिबल इंजन। ये वाकई किसी तकनीकी चमत्कार से कम नहीं है कि दुबई से ऑपरेट करने वाला ये प्लेटफॉर्म इतने कम संसाधनों के साथ कैसे काम कर रहा है। इस 30 लोगों की टीम के इतने सुचारू रूप से काम करने के पीछे 4 मुख्य कारण हैं। पहला है सेंट्रलाइज्ड विजन। यहाँ कोई लंबी चौड़ी ब्यूरोक्रेसी नहीं है। पावेल खुद अकेले ही प्रोडक्ट मैनेजर हैं, इसलिए फैसले बहुत तेजी से लिए जाते हैं। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, यानी पूरा सिस्टम अलग अलग हिस्सों में बटा है जहां रिमोट कर्मचारी काम करते हैं। तीसरा, एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड इकोसिस्टम जहां ज्यादातर कोड्स खुद ब खुद काम करते हैं। और चौथा कारण है थर्ड पार्टी डेवलपर्स और वॉलंटियर्स की एक बहुत बड़ी फौज जो इस पूरे नेटवर्क को हमेशा सपोर्ट करती है। इस एंटी सुपर पावर और डिसेंट्रलाइज्ड रणनीति का जो नतीजा निकला वो सच में विस्फोटक था। इसे इस तरह देखिए, 2016 में 100 मिलियन यूजर्स, 2022 में 700 मिलियन यूजर्स और अब 2025 तक 1 बिलियन यानी 100 करोड़ डाउनलोड्स का अनुमान है।
ये बिना किसी मार्केटिंग बजट के हासिल की गई एक विशुद्ध ऑर्गेनिक ग्रोथ है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। अध्याय 3, द मनी मैट्रिक्स। हर साम्राज्य को चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो होती ही है। एक जीरो फंडिंग वाले एम्पायर को भी सर्वर कॉस्ट और ऑपरेशंस के लिए हर साल करोड़ों डॉलर्स चाहिए होते हैं। 2018 में टेलीग्राम ने टॉन नाम से अपना एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश की थी और इसके लिए उन्होंने $1.7 बिलियन का भारी भरकम कर्ज उठाया, लेकिन अमेरिकी नियामक संस्था SEC ने इसे बैन कर दिया। नतीजा ये हुआ कि टेलीग्राम को वो सारे पैसे भारी जुर्माने और ब्याज के साथ वापस लौटाने पड़े। इस भयंकर आर्थिक दबाव ने कंपनी को एक ऐसे रेवेन्यू मॉडल को विकसित करने पर मजबूर कर दिया जो आज की तारीख में एक मास्टरपीस बन चुका है। आज टेलीग्राम का पैसा कमाने का तरीका किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, टेलीग्राम प्रीमियम, जहां यूजर्स एक्स्ट्रा और एक्सक्लूसिव फीचर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं। दूसरा है एड रेवेन्यू, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि वो ग्रुप्स और चैनल्स में आने वाले विज्ञापनों के रेवेन्यू का आधा हिस्सा यानी 50% सीधे क्रिएटर्स के साथ बांटते हैं। तीसरा है इन ऐप स्टार्स और बॉट्स, जहां क्रिएटर्स अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स सीधे बेच सकते हैं। और चौथा है उनके पावरफुल बिजनेस टूल्स। असल में उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने यूजर्स को ही अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया है। और इस मजबूरी में किए गए बदलाव का फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? पिछले साल टेलीग्राम ने करीब $1.4 बिलियन का भारी रेवेन्यू जनरेट किया, और सबसे चौंकाने वाली बात, $540 मिलियन का एकदम शुद्ध मुनाफा कमाया, वो भी बिना अपना मुख्य विजन खोए। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जटिल हिस्से पर। अध्याय 4, द डार्क साइड ऑफ फ्रीडम। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हम शुरुआती व्हाट्सएप की तुलना टेलीग्राम से करें, तो जहां व्हाट्सएप सिर्फ एक बेसिक चैटिंग ऐप के तौर पर शुरू हुआ था, वहीं टेलीग्राम ने बहुत पहले ही चैनल्स, बड़े ग्रुप्स, हेवी फाइल शेयरिंग और तेज स्पीड जैसी चीजें पेश कर दी थीं। इसका मजबूत एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और डेटा को अलग-अलग देशों के सर्वर्स में बांटने का तरीका इसे किसी भी सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर कर देता है। और ठीक यहीं एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। एब्सोल्यूट प्राइवेसी या पूर्ण निजता असल में एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये उन लोगों को सुरक्षित पनाह देती है जो सत्तावादी सरकारों से अपनी आवाज बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होने के कारण ये प्लेटफॉर्म पायरेसी, स्कैम्स और कई तरह की अनियंत्रित और गैर कानूनी गतिविधियों का एक बड़ा अड्डा भी बन गया है। और यही वजह है कि इसे दुनिया भर में कड़ी आलोचनाओं और भारी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की ओर। अध्याय 5, द मॉन्क बिलियनेयर माइंडसेट। अब उस इंसान के दिमाग के भीतर झांकना बहुत जरूरी है जिसने ये सब कुछ रचा है। जरा सोचिए, जो इंसान दुनिया की इतनी बड़ी सरकारों से सीधे भिड़ सकता है, उसका अपना पर्सनल अनुशासन किस स्तर का होगा? पावेल की जीवन शैली बिल्कुल एक्सट्रीम है। वो 11 से 12 घंटे सिर्फ सोने और सोचने के लिए रिजर्व रखते हैं। सुबह उठते ही वो अपने फोन को हाथ तक नहीं लगाते ताकि कोई भी सोशल मीडिया एल्गोरिदम उनकी अपनी सोच को कंट्रोल न कर सके। वो रोजाना 300 पुशअप्स और स्क्वाट्स करते हैं, 18 घंटे की कड़ी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और पिछले 20 सालों से उन्होंने कॉफी, शराब या किसी भी तरह के जंक फूड को हाथ तक नहीं लगाया है। यहाँ तक कि वो अपना फोकस बढ़ाने के लिए बर्फीले पानी में भी घंटों तक तैरते हैं। पावेल अपने इस अनुशासन को अल्कोहल इन रिवर्स कहते हैं, यानी शराब का बिल्कुल उल्टा असर। शराब आपको तुरंत खुशी देती है, लेकिन लंबे समय में बहुत नुकसान पहुंचाती है, जबकि उनका ये कड़ा अनुशासन शुरुआत में बहुत दर्द देता है, लेकिन लंबे समय में ये उनके दिमाग को उस स्तर की ताकत और कंट्रोल देता है जो एक ग्लोबल एम्पायर चलाने के लिए बेहद ज़रूरी है। उनका लक्ष्य सिर्फ अपनी बॉडी बनाना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग की मांसपेशियों को फौलादी बनाना है। पावेल का साफ मानना है कि तनाव या स्ट्रेस कभी भी समस्याओं से नहीं आता, बल्कि समस्याओं पर कोई एक्शन न लेने से आता है। जब भी उन्हें तनाव महसूस होता है, वो तुरंत एक्शन लेते हैं, चाहे वो हैवी वर्कआउट करना हो या फिर बिजनेस का कोई कड़ा और मुश्किल फैसला लेना हो। उनका पूरा जीवन इसी अथक कर्मठता पर टिका हुआ है। तो आज की ये पूरी केस स्टडी हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह से डेटा और कंट्रोल की आदी हो चुकी है, वहां पूर्ण डिजिटल स्वतंत्रता पर बना कोई साम्राज्य खड़ा करने की असल कीमत क्या है? और क्या हम वाकई में इसके लिए तैयार हैं?